की एजुकेशन ही सिर्फ इस वजह से नहीं करवाई गई क्योंकि वो लड़की थी कि मैं 3-4 लाख की कोचिंग्स को अफोर्ड कर सकूं। अटेम्प्ट दिया तभी मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ होते हैं। अगर उतने एफर्ट्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लगाते तो शायद हमें बेटर रिजल्ट्स मिल जाए। एक तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, होता है कि लगातार 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आज हमारे साथ है आशा शर्मा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 378। तो इनसे हम इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, कंप्लीटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जब से रिजल्ट आया है। एंड मैम, आपका थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में बता सकें आप? जी सर, मैंने अपनी स्कूलिंग एसकेपी नंबर 1 शक्तिनगर से करी। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में फाइनल करी। तो ओवरऑल मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था और उसके बाद फिर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू और ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था। मैम, एंड मैम, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड कैसा था, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, एंड घर में आपके कौन कौन है उसके बारे में बता सकें? जी सर, फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करी जाए तो सोसाइटल एक प्रेशर वाली कंडीशन मेरी फैमिलीज़ में ज़्यादा थी और स्पेशली गर्ल्स को लेकर के माइंडसेट, क्योंकि मेरी मदर की एजुकेशन ही सिर्फ इस वजह से नहीं करवाई गई क्योंकि वो लड़की थी। तो एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी हमारी फैमिलीज़ में। बट मेरी फैमिली में ये अच्छा था कि मेरे फादर इस चीज़ के लिए बहुत सपोर्टिव थे और उन्होंने हमेशा यही कोशिश करी कि हम मदर फादर दोनों ने कि हम अपनी बेटियों को एक अच्छे पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो ये चीज़ अच्छी थी। बाकी फाइनेंशियली मेरी सिस्टर की जब तक जॉब नहीं थी तब तक बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, बट जब से उनकी जॉब हुई तो फाइनेंशियली थोड़ा सा ठीक था। बट अगेन बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी कि मैं 3-4 लाख की कोचिंग्स को अफोर्ड कर सकूं। तो ओवरऑल यही कंडीशंस थी। एंड मैम, ऐसा कहते हैं कि अगर जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सही ना हो तो इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। तो आपने ये हौसला कैसे जुटाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और साथ साथ एक्सपेंसिव भी है? आई थिंक मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि यूपीएससी के लिए ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसे होने चाहिए। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि बहुत रूरल बैकग्राउंड के बच्चे भी और बहुत अच्छे रिसोर्सेज जिनके पास नहीं है उन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मुझे वाइब्स वहाँ से मिली कि ये मैं अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वहाँ से मैंने इसकी तरफ जाना शुरू किया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर ही बाकी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया था, बाकी एग्ज़ाम्स ट्राई करे और लगभग एक एक करके मैंने सबको कट आउट कर दिया कि अब ये नहीं करना है, ये नहीं करना, टीचिंग की तरफ नहीं जाना है या पुलिस सर्विसेज की तरफ नहीं जाना है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं जाना है। तो अल्टीमेटली मैंने अपने लिए सिर्फ ये एक ऑप्शन छोड़ा था। तो इसीलिए कभी मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखी और फिर मैं इसी डायरेक्शन में मूव करती गई। एंड मैम, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कब आपको लगा कि मुझे यूपीएससी की तरफ ही जाना है? 2019 में मैंने फाइनली डिसाइड किया मेरी ग्रेजुएशन के बाद कि मुझे यूपीएससी ही करना है अब। तो उसके बाद फिर मैंने बाकी कोई एग्जाम्स भी नहीं दिए और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दिया था जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। 2022 में मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तभी मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ और 2023 में ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था जब मेरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई हुए। तो मैम, बात करें आपके 2 प्रीवियस अटेम्प्ट्स की, तो ऐसी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं या जो आपसे गलतियां हुई जो आप स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बता सकें आप? जी, पहली गलती मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागना, स्पेशली जब अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, प्रीलिम्स बहुत पास है लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रहती हैं। तो यही गलती मैंने भी करी थी कि एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्सेज को पढ़ लेना। सेकंड सबसे बड़ी गलती होती है कि उसको रिवाइज ना करना। नई चीज़ों को पढ़ेंगे अगर हम और पुरानी चीज़ों को नहीं रिवाइज करेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते हैं। थर्डली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये सबसे बड़ी गलती करी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं किया था ठीक तरीके से और सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से गलती करी कि जस्ट उन्हें देख लिया। मैं बार बार अभी भी सबको यही बात बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार देख के हमें नहीं छोड़ देना होता है, उनको प्रॉपर वे में हमें करने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर एनालाइज करने की ज़रूरत है। ठीक जिस तरीके से हम मॉक के पीछे भाग रहे होते हैं, अगर उतने एफर्ट्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे लगाते तो शायद हमें बेटर रिजल्ट्स मिल जाए। ये इस बार मेरे 97 मार्क्स हैं और लगभग 20+ मार्क्स ज़्यादा हैं कट ऑफ से। तो उसका मेरे अकॉर्डिंग सिंगल यही एक रूल था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से करे और ऐसा नहीं कि एक बार देख करके उनको रख दिए। क्वेश्चंस को मैंने लगभग एक ही पेपर को मैंने 3-3 4-4 बार सॉल्व किया और अलग अलग तरीके से अलग अलग सब टॉपिक्स वाइज भी उन क्वेश्चंस को करे। फिर जैसे एक्चुअल पेपर को डाउनलोड करके उसको भी मैंने प्रॉपर वे में सॉल्व करा। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपना माइंडसेट राइट डायरेक्शन में रखना। ये चीज़ नहीं माइंड में लेके आनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज पढ़ लेंगे या बहुत बुक्स पढ़ लेंगे तब बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। पर थोड़ा सा अगर हम काम रहेंगे और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके रखेंगे, जिस चीज़ से ज़्यादा वेटेज है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ऑन प्रायोरिटी पर करके रखेंगे तो आई थिंक ज़्यादा हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे।
एंड मैम बात करें आपके एसए और एथिक्स की, तो वो आपने कहाँ से प्रिपेयर करे उसके बारे में बता सकते? जी सर, एसए के लिए मैंने मनोज सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और एथिक्स मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया था। तो एथिक्स के लिए मैंने अगेन पीवाईक्यूज जो सॉल्व मेरे पास थे, उसके बाद बहुत सारे टॉपर्स कॉपीज से मुझे बहुत अच्छे अच्छे जो कंटेंट मिले उसको लेकर के, और जो भी टॉपर्स ने अपने नोट्स डाले थे उन सबको। एसए के लिए मैंने टेस्ट सीरीज परचेज करी थी क्योंकि एसए को लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा डर था। एक तो मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी उससे रिलेटेड, और दूसरी चीज़ एक मार्केट में बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट था एसए को लेकर के, तो इसलिए फिर मैंने एसए का यहाँ पर ज्वाइन किया था। मैम आपने बताया कि जैसे आपकी इंग्लिश सही नहीं थी इतनी, और तो फिर आपने मेंस में इंग्लिश में लिखा था, वो किस तरह से, उसके बारे में बता सकें आप? जी सर, मेंस में जीएस 1 2 3 4 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि कीवर्ड्स के ऊपर चीज़ें होती हैं। उसके अलावा फिर मैंने अपने कीवर्ड्स की लिस्ट हर सब्जेक्ट वाइज रेडी कर ली थी। कुछ अच्छे सेंटेंसेस, कुछ अच्छे फ्रेजेस जो मुझे न्यूज़पेपर में मिल गए तो उनको मैंने रेडी करके रखा था ऑलरेडी। पहले से किस सारे टॉपिक्स पे सिलेबस वाइज मैंने पूरी कोशिश करी थी मेरे पास एक अच्छे इंट्रोडक्शंस हो, चाहे वो डेफिनेशन हो चाहे वो डाटा हो। तो मेंस में जिन आंसर्स में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जीएस 1 2 4 वो चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो चुकी थी। बट एसए में हम इस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर इश्यूज आ रहे थे। तो एसए के लिए भी मैंने बाद में फिर एक शुभम कुमार सर हैं, उन्होंने 2020 में उनकी रैंक 1 थी, तो उन्होंने अपने नोट्स डाल रखे थे बहुत सारे लिंकिंग फ्रेजेस करके और अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स वगैरह और अच्छे इंट्रोडक्शन। तो फिर मैंने वहाँ से फिर उनकी लिस्टिंग करके और अपने जो भी मेरे को बाकी सोर्सेज मिले तो वहाँ से करके फिर उस पर किया और मल्टीपल टाइम लिखे। यानी टॉपर्स के जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इस जर्नी में? जी रहते हैं, बट लिमिट करके रखना चाहिए क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी नोट मेकिंग का तरीका है, तो सबको अगर हम फॉलो करेंगे तो चीज़ें नहीं मैनेज हो पाएंगी। तो बहुत लिमिटेड टॉपर्स मैंने एक बार देख लिए थे नोट्स जिसके मुझे सूट करे, जिसका मुझे लगा कि हाँ यहाँ से मैं बेटर वे में इंप्रूव कर जाऊंगी, तो उन्हीं के नोट्स को करके फिर मैंने जीएस 4 में अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और जीएस 1 2 3 में मैंने वसीम अहमद सर हैं, रैंक 7 आई थी उनकी लास्ट ईयर, तो उनके नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लिया था और फिर मेरे जो भी पूरे ईयर में मैंने जो भी पॉइंट्स एडिशनल इकट्ठा करे थे तो मैंने उसी नोट्स में उसको कंपाइल कर दिया और उसी को फिर मैंने यूटिलाइज किया था। एंड मैम अभी जस्ट 45-50 डेज के अंदर प्रीलिम्स होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से आप स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो 3 टिप्स आप दे सके कुछ ऐसे? जी सर, सबसे पहले टिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छे से फोकस करिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज को, मल्टीपल लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अपना माइंड काम रखना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। अगर इतने टाइम में मेहनत करी है आपने अगर सही तरीके से, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो वो किसी को नहीं आता। अपने माइंड में ये चीज़ नहीं लेकर के आनी कि 100 के 100 क्वेश्चन आने चाहिए। एग्जामिनेशन रूम में भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको देख के पैनिक नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें लगता है कि हमें आना चाहिए था, बहुत इजी है, बाकी बच्चे कर लेंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ माइंड को थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में रखना और जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको फटाफट कर लेना। कई बार क्वेश्चन भी इस तरीके से पेपर भी सेट होता है कि लगातार 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर भी खुद को काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखना। इसके साथ साथ जीएस का पेपर जैसा भी जाए उसका प्रेशर सी सेट पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीएस के पेपर में अल्टीमेटली कट ऑफ डिसाइड होगी और वो सब बच्चों का जैसा गया है उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन सी सेट में इश्यूज हो जाएंगे। सी सेट में तो हमें मार्क्स के वो बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, तो आई थिंक वहां पर और ज़्यादा कामनेस बना के रखने की ज़रूरत है। मैम जैसा आपने बताया कि आपने एसए जो है मनु सर से पढ़ा था, तो उसमें किस तरह से हेल्प हुई आपकी? पहले कैसा था और बाद में किस तरह से इम्प्रूवमेंट आई, उसके बारे में थोड़ा बता सकें? जी सर, एसए को लेके मेरे माइंड में बहुत डर था कि बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से एसए लिखेंगे हम तभी हो पाएगा, या कोई इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे हैं उन्हीं को एसए में मार्क्स मिलेंगे अच्छे, तो ये बहुत बड़ा मेरे माइंड में डर था। बट मनोज सर ने जब अपने डिस्कशन क्लासेस के थ्रू उन्होंने बताया कि जितना नेचुरल वे में हम चीज़ों को लेकर के चलेंगे उतना ज़्यादा वो हमें हेल्प करेगा, और जो मार्केट में बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो रखी है ऐसा होना चाहिए, एक फिक्स पैटर्न क्रिएट कर दिया गया है एसए को लेकर के, वो चीज़ मेरे माइंड से ब्रेक करी गई और वहां पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो भी चीज़ें मैं नेचुरली करके अपने तरीके से लिखूंगी वो चीज़ें सही होंगी, बस उसमें जहाँ पर जो चीज़ें की गड़बड़ हो रही थी तो उन पर फिर काम किया गया। तो ये था मेनली।